तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को डिस्कस करने वाले हूँ। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछ रखा था शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट को, जिसमें विकास कैसे होता है? सेंटर से बाहर की तरफ विकास, ठीक है, जिसे अधोगामी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। एक देखिए आपका होता है शीर्षगामी और एक होता है अधोगामी। शीर्षगामी में क्या होता है? जो आपका डेवलपमेंट होता है जो बच्चे का, वो सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। और जो प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट होता है उसमें सेंटर से बाहर की तरफ जो है विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर पूछ रखा है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो जो स्कूल है आपका वो बच्चों की समाजीकरण की संस्था है जहाँ पर किसका प्रमुख स्थान होता है? बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो आपका स्कूल होता है वो समाजीकरण की कैसी संस्था या फिर कैसा कारक है? द्वितीय कारक है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लेता है ये कैसा कारक है? द्वितीय कारक। बाकी जो फैमिली होती है आपकी वो प्राथमिक कारक के अंतर्गत आती है, क्योंकि समाजीकरण के दो कारक होते हैं आपके, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो द्वितीयक में हमेशा आपका स्कूल आएगा और प्राइमरी में जो है आपकी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर दे रखा है, जब आप एक शिक्षक समूह में जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन का, समूह की अनुरूपता का। तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके की आज्ञाकारिता या निर्देशन की तो बात ही नहीं हुई है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था आपका, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और आप समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं और आप प्रदर्शन किस चीज़ का कर रहे हैं? कन्फर्मिटी का, यानी समूह की अनुरूपता का। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बना क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्याजे की स्टेजेस से किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा जीन प्याजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। संवेदीय, गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। तो देखिए जो जीन प्याजे थे उन्होंने फोर्थ स्टेजेस दिए, आप सभी को पता होगा SPCF, ठीक है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो कि आपका 0 से 2 साल तक होता है, और उसके बाद में प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 साल तक होता है, और मूर्त परिचालन यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक होता है, और औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 एवं होता है, ठीक है। अब देखिए अगर सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें, ठीक है, तो इसमें बच्चा जो होता है वो अपने सेंसेस के थ्रू, जो उसके सेंसेस होते हैं, जो 5 सेंसेस होते हैं ना, जो इंद्रियां होती हैं जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या होती हैं? उसके टीचर्स होते हैं, उनके थ्रू वो चीज़ों को सीखता है। साथ ही साथ इसी स्टेज में जो बच्चा होता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो उसके अंदर आ जाता है। साथ साथ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी वो इसी स्टेज में करने लगता है। विलंबित अनुकरण भी वो इसी स्टेज में करता है। तो ध्यान में रखिएगा ये चारों ही पॉइंट। अब बात कर लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है। तो देखिए प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होता है, जो प्याजे की सेकंड स्टेज है, उसमें बच्चा क्या करता है? उसके अंदर जो है एनिमिज्म आ जाता है, जीववाद, वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए बच्चा होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है, यानी खुद को ही सेंटर में रखता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसके बाद में बच्चा होता है उसके अंदर इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है, यानी कि आप उसको स्कूल से जो है अगर घर छोड़ देंगे, ठीक है, अगर घर से अगर उसको आप स्कूल छोड़ देंगे और स्कूल से वापस वो घर पे नहीं आ पाएगा, यानी जो सोच होती है उसको परिवर्तित नहीं कर पाता, अपरिवर्तित सोच होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेंट्राइजेशन, जो बच्चे का ध्यान होता है वो एक ही जगह पर केंद्रित होता है। एक और चीज़ आता है इसमें, कलेक्टिव मोनोलॉग, ठीक है,
सामूहिक एकालाप, जिसमें बच्चा क्या करता है, दो दूनी चार, दो दो एक कम दो, दो दूनी चार, आपने सुना होगा जो बच्चे एक साथ गाते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव मोनोलॉग, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें देखिए क्या होता है, जो चीज़ें वो प्री ऑपरेशन स्टेज में नहीं कर पाता था, जैसे कि सेंसिटाइजेशन था, ठीक है, केंद्रीकरण, उसके बाद में इनरिवर्सिबल थिंकिंग हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कर लेता है। यानी उसके अंदर डिसेंट्राइजेशन आ जाता है, विकेंद्रीकरण, चीज़ों को रिवर्स करके भी वो देख लेता है। उसके बाद में आपका हो गया रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता दी ताकि आप लोगों का रिवाइज हो सके, ठीक है। मूर्त परिचालन यानी जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उनके बारे में वो थिंकिंग वगैरह कर लेता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में तो बच्चा जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो है कर लेता है, जो बड़े बड़े सिद्धांत होते हैं उनको प्रूव कर लेता है, नियम वगैरह। तो ये सारे पॉइंट आपको पेजेस से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं, आपके एग्जाम में आता है। तो मैंने आपको जितनी भी मेन पॉइंट थी वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और चीज़ थी जो कि यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, ये सिंबॉलिक थॉट, यानी बच्चा क्या करता है, इसमें सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है, और ये इस स्टेज की विशेषता है, ठीक है। जो सिंबॉलिक थॉट है जो बच्चे के अंदर आ जाता है, जैसे कि ए फॉर एप्पल आप बता करके उसको सिखाते हो, वो सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। और जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो इसकी क्या है, कमियाँ हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दे रखा है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, इसके संदर्भ में बनाई जाती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में बना डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो जो 18 से 24 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि मम्मी, खाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसे 2 वर्ड स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो देखिए अगर बात करें बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, टर्मन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके आपके एग्जाम में जो है बहुत बार पूछ रखा है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच। तो देखिए जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, सृजनात्मकता होती है, ये किससे संबंधित होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच से जो है ये संबंधित होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको विविध सोच दे रखा है, अपसारी थिंकिंग की जगह यहाँ पर इंग्लिश में आपको सही देखने को मिल जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है आपकी, जिसमें आप मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोचते हो, ठीक है, एक चीज़ के मल्टीपल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट है। अब देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिए गए, तो आपको जो ऑप्शन पता रहेगा उस पर आप टिक कर देंगे, तो इसमें आपका जो थिंकिंग है वो डेवलप कहाँ हो पाई, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है सही नहीं होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसमें आप अल्टीमेट डायरेक्शन में सोच सको, ये आपकी जो है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता से संबंधित होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ध्वनि संबंधी व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विविक्त, विषयक, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो ध्वनि की बात हो रही है तो ध्वनि से संबंधित होगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, फोनोलॉजिकल। तो यहाँ पर आपका, क्योंकि फोनोलॉजी से फ़ोन पे भी बात करते, तो साउंड, फोनोलॉजी किससे संबंधित, आपके साउंड से। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछ रखा है, जब सोचने की प्रक्रिया की किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सांस्कृतिक प्रभावित,
भाषा निर्धारित संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्दत। तो देखिए जब सोचने की जो प्रक्रिया है वो किससे प्रभावित हो रही है, भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, भाषा निर्धारित, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी एग्जाम में बना, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है व उपयोग करता है, अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। देखिए जो रवि है वो किस चीज़ का यहाँ पर उपयोग कर रहा है, क्योंकि देखिए वो क्या कर रहा है, अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, यानी वो क्या कर रहा है, ह्यूरिस्टिक खोज कर रहा है। तो यहाँ पर आपका अनुमानी विधि फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में आप चीज़ों को अगर देखे रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हिंदी में जो वर्ड होते हैं वो चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है, वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दिव्या क्या कर रही है, छोटे छोटे हिस्सों में चीज़ों को बांट करके आसान बना रही है। तो वहाँ पर किसका प्रयोग कर रही है, उपलक्ष्य विश्लेषण, क्योंकि विश्लेषण जो विधि होती है आपकी वो यही कहती है चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके सीखना। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, ये कथन बताता है कि लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो पुरुष और महिला, यानी हमारे समाज में क्या है कि पुरुष जो है ऑफिस के काम करेंगे, जो महिलाएं हैं वो घर की काम करेंगी, तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया, हमारे समाज के द्वारा, ठीक है। तो जेंडर क्या है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि लिंग क्या है, ठीक है, लिंग क्या है। तो देखिए अगर आपके जो क्वेश्चन है आपको इंग्लिश वाला सेक्शन एक बार चेक करना पड़ेगा, अगर उसमें जेंडर दे तो तब तो वो सामाजिक संरचना हो जाएगी, बट अगर वहाँ पर आपका सेक्स दे दे तो वो जैविक संरचना हो जाएगी। तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला पोर्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में सेम चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है ऑप्शन, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति की निरूपण विधि नहीं, आलेखन पत्र के अकादमिक प्रगति को दर्शाना ये भी नहीं है, जो ग्रेड और कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डेस्क उदाहरण है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 15, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। देखिए रिकॉर्ड रखना ऐसी चीज़ें आपकी गलत है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तो ये तो बात आपकी सही लग रही है, बट बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाना, तो देखिए समूह बनाना या फिर बच्चे को कैटेगराइज करना, बांटना, ऐसा चीज़ें आपकी सेग्रीगेशन यानी अलग थलग करना, ऐसा चीज़ें आपकी गलत होती हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर कट जाएगा। शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करना, ये भी आपका गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। तो देखिए जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो किस पर आधारित है, समता एवं सामान्य अवसर यानी इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 16 का जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समानता पर नहीं आधारित है, समानता पर नहीं आधारित है, समता पर आधारित है, ठीक है।
समानता और समता आपको पता ही होगा। देखिए जो समता होती है, इक्विटी, इक्विटी क्या होती है, जैसी जैसी बच्चे की नीड है हमें उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उसे प्रोवाइड करनी है। समानता का मतलब क्या हो गया कि हमें सबको सेम चीज़ देनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने से कि जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको आरक्षण वगैरह मिलता है, तो वहाँ पर क्या चीज़ें करिए, इक्विटी, क्योंकि गर्ल्स को पहले ही से ही पीछे रखा गया है, तो वहाँ पर इक्विटी दिखाई जा रही है, समता दिखाई जा रही है, ठीक है। यानी जो पीछे है पहले से उसको आगे करना है, ठीक है। तो ये इक्विटी होता है, ना कि समानता। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन एंटेक्टेड इन द ईयर, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया, 1992, 1995, 1999, 2016। देखिए जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, वो कब लागू किया गया आपका 2016 में। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। देखिए अभी मैंने आपको बताया सेग्रीगेशन करना, अलग थलग करना, ये सारी चीज़ें जो है आपका गलत होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर पहले ही कट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड दे रखा है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तो जी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जैसी बच्चे की नीड है वैसी हम उसको शिक्षा प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे उसको ज़रूरत है, जैसे कि अगर जो बच्चा चल नहीं पा रहा है तो उसके लिए लिफ्ट का जो है यूजेस किया कराया जाए, ठीक है। तो जैसे बच्चे की नीड है, यानी हमें शिक्षण पद्धति में क्या लानी है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाना है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट है। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं, एक मिनट, विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो नहीं, तो बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष के लिए, 3 से 18 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 22 वर्ष तक के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि गलतियाँ किए थे। देखिए कैसे, जो आपका राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, वो जब आया था तो उसमें जो 2009 आया था, तो उसमें जो बोला गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है, ये तो बात आपकी सही है। बट यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है, दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम, ये कितने वर्ष के लिए आगे, जो बच्चा दिव्यांग है उसके लिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 6 से 18 वर्ष तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर सामान्य बच्चे के लिए पूछे तो 6 से 14 वर्ष के लिए, बट यहाँ पर अगर दिव्यांग बच्चे के लिए पूछे तो 6 से 18 वर्ष, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बना आपके एग्जाम में, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व आवश्यकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवीय दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रखा है अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों को प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है, केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। तो देखिए जब हम किसी भी चीज़ में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा, मेटा कॉग्निशन, यानी थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना। यहाँ पर क्या दे रखा है, स्व जागरूकता, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है, यह आपका मेटा कॉग्निशन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है, प्रतिक्रिया
वादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है, तो इसमें दे रखा है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर, ठीक है, बच्चा जो चीज़ देखा है उसके एक्सपीरियंस के आधार पर वो सोच रहा है, यानी बच्चा कैसी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में, मूर्त चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिक्रिया वाली, वो किसी चीज़ पे प्रतिक्रिया तो दे नहीं रहा अपना, तो ये तो कट जाएगा। सृजनात्मक मैंने अभी आपको बताया। क्रिएटिविटी क्या होती है, जिसमें आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, दिशाओं में सोचते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जिसको बच्चा देखा ही नहीं, जैसे कि जो नियम वगैरह होते हैं, सिद्धांत वगैरह, जिससे उनको सिद्ध करना, ठीक है, कल्पना एक तरीके से करना, तो ये, बट यहाँ पर दे रखा है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर, यानी जो एक्सपीरियंस है उसके पास, उस पर कर रहा है, तो ये क्या होगी आपका मूर्त सोच, कॉन्क्रीट थिंकिंग होगी, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि डैश को कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक अनुदेशन, त्रुटिहीन अनुदेशन, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तो देखिए त्रुटिहीन अनुदेशन, जब त्रुटियां ही नहीं करेगा बच्चा, गलतियां ही नहीं करेगा, तो सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि गलतियां क्या होती है, अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो ये तो आपका गलत है। सटीक शिक्षण, ये भी वही उसी तरीके की बात हो गई। चयनित अनुदेशन, तो सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन, ये भी आपका गलत है। विभेदी अनुदेशन, ये क्या आपका सही है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी बच्चा, क्योंकि बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या कैसे पढ़ाना है उसको। विभेदी अनुदेशन, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए डैश विधि को, यानी सबको यूनिफॉर्मिटी, हमें जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं जैसे सबका सेम होता है, वैसा नहीं पढ़ाना हमें। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है, यानी विभेदी अनुदेशन, सबके लिए एक ही समान नहीं, अलग अलग तरीकों से पढ़ाना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण को पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 24 की बात करें, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। जिजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव, कॉग्निशन एंड इमोशन, अन्यून इंटरडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र, यहाँ पर दे रखा है इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर दे रखा है इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। अन्यून मतलब हिंदी में क्या ही नाम देता है, बहुत अजीब अजीब सा, ठीक है, न्यून या आश्रित करके कुछ दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अंतर संबंधित, यानी इंटर रिलेटेड, और एकीकृत, इंटरग्रेटेड, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो जो आपका कॉग्निशन और जो आपका इमोशन है, ये दोनों वैसे तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, अंतर संबंधित है, बट जिजोंग, अगर जिजोंग आपका यहाँ पर लिख दे, तो जिजोंग के केस में क्या है, ये दोनों ही एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है। जब जिजोंग के अनुसार कैसी है, स्वतंत्र है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपके जो कॉग्निशन और इमोशन है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, बट जिजोंग ने बताया कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। पहले से सीखी हुई कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रही है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रही है। अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। तो वो किसका प्रयोग कर रही है यहाँ पर, मॉडलिंग, क्योंकि वो क्या कर रही है, पहले से सीखी हुई कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रही है। तो यहाँ पर प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग जो है कर रही है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अनुकरण तो कर नहीं रही है, ऑब्जर्वेशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ना ही संशोधन, ठीक है, तो फोर्थ ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है डैश, चौकस, सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, तो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, सतर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, समस्या सुधारक यानी प्रॉब्लम सॉल्वर। तो जो बच्चा है वो कब कर लेगा, जब उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग होगी, ठीक है, यानी तार्किक। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चा स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करे उसे डैश कहा जाता है, ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ड्रिल और अभ्यास तो बच्चों को कराना ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका कट जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। निर्णात्मक प्रकार का कार्य नहीं, ये भी समस्यात्मक प्रकार का कार्य नहीं, उपभोक्ता प्रकार का कार्य यानी टाइप टॉक्स। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट यानी एक तरीके से प्रोड्यूसर टाइप टॉक्स आपको नहीं देना है बच्चों को, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेकेंड ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधियों में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, गतिबोधक, कण कठोर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, दृश्य, श्रव्य और स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया था, तो किसमें किया जाता है, गतिबोधक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, सॉरी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके पहले भी, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है एक ही दिन बाद है, तो जो रिवीजन करना है अगर आप लोगों को, तो उसके लिए मैं आपको EVS जो पेपर 1 का ही मेरे पास अभी कंटेंट अवेलेबल है, तो EVS का मैंने जो एकदम शॉर्ट फॉर्म में 40 से 45 पेज की जो है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल इजी वे में मैंने चीज़ों को बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट जो है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैंने वहाँ पर अच्छी तरीके से दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो CDP के टैग वर्ड हो गए हैं, ठीक है, और कुछ भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की हुई हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि वहाँ से डाउनलोड करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अच्छी लगे तो आप वहाँ पर जा करके डाउनलोड करके अपना जो है पढ़ाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।